मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आप रोज कुछ न कुछ रोज जो अपनी दिनचर्या होती है उस दिनचर्या की शुरुआत आप कुछ न कुछ करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बेड टी ले लेते हैं कि आप तभी बिस्तर से उठेंगे जब आप चाय पीएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बिस्तर से उठे और फिर आप अखबार पढ़ने लग गए। लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि अगर आपने बिस्तर से उठे तो क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए कि आपका जीवन ही बदल जाए, जीवन ही सुधर जाए। क्या क्या हमें करना चाहिए, हम उसका विस्तार से बात करते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम आपको बताते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और उसके आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उठते हैं सुबह तो बहुत सारे लोग तो उठते ही पहले सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं, सबसे पहले धरती माता को, और फिर बाकी काम करते हैं। कुछ लोग हमने देखे कि बिल्कुल बेअंदाज टाइप होते हैं कि चाय भी पी फिर आराम से उठ रहे हैं और उसको उनके जीवन पे फिर वही सब असर दिखता है। एक तामसिक असर होता है और एक आपका सात्विक होता है। जो सात्विक लोग हैं उनका अपना जीवन जीने का अपना तरीका है। तो आप क्या हमारे पाठकों को बताना चाहेंगे? देखिए, भारतीय परंपरा में, सनातन की परंपरा में जो हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियां हैं या जो आते हैं, उनके पीछे बड़े वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान था उसके सामने आज का जो साइंस है वो बौना है, और जो कुछ भी है ये उन्हीं की सबकी नकल की हुई चीज़ है। पहली चीज़ आपने चलिए पूछ दी तो मैं बताता हूँ कि हमारी एक परंपरा में है। अब आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन उनको इसीलिए ये उनके लिए काम आएगी ये चीज़ें कि जब उनको समझ में आएगा कि इनका साइंटिफिक महत्व भी होता है तो उसकी तरफ थोड़ा सा उनकी रुचि बढ़ेगी। अभी उनको फालतू चीज़ें लगती हैं। अब बस सही कह रहे हो, उठते ही जो है सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, और बिना ब्रश किए ये वो किए। अब नई आदतें पनप रही। पुरानी आदतों के हिसाब से आप देखिए कि आपने कही कि सबसे पहले उठ के, पहले क्या होता था, और यह अभी भी हमारे पूर्वज और हम लोगों के लोग करते हैं कि उठते हैं तो धरती माता को पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद पैर नीचे करते हैं और फिर उसके बाद उठते हैं। अब देखिए इसका साइंटिफिक महत्व देखिए। ये जो ब्रेन स्ट्रोक है, आज सारे डॉक्टर इस बात को कहते हैं कि आपको सोते से जब आप जागे सुबह तो आपको एकदम खड़े होके जमीन पे नहीं जाना है। एकदम बैठ, पहले थोड़ी देर बैठिए। 30 से 50 सेकंड जो है आप उठ के बैठिए, उसके बाद जो है पैरों को जमीन के नीचे लटकाइए। 30, 40, 50 सेकंड जो है वो जमीन पे लटके रहेंगे, उसके बाद फिर आप खड़े हो जाइए। उससे क्या होता है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक संतुलन में रहता है। हाँ, वो फिर जब वो उसका बैलेंस हो जाता है तो आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांस कम होता है। ये आज मेडिकल कह रहा है, आज कह रहा है, जबकि हमारे यहाँ परंपरा है। और हमारे यहाँ अनादिकाल से ये परंपरा है कि हम लोग उठते हैं और पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं और उसके बाद पैर रखते हैं, तो सारा टाइम उसी तरीके से हो जाता है। हाँ, तो आपका जो है वो सर्कुलेशन फिर। अब हमारी दूसरी परंपरा देखिए जी। हमारे यहाँ एक परंपरा है सनातन के अंदर कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना या सूर्योदय से पहले उठना। ठीक है, इसके साइंटिफिक रीजन क्या है? एक तो उस समय वातावरण जो है एकदम शुद्ध होता है, कोलाहल से दूर होता है, शांत वातावरण होता है। आध्यात्मिक उसका कारण यह है कि उस समय जो है जो ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्तियां जो है वो जागृत होती हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आपका दिन जो है तरोताजा रहता है, पूरा भारीपन नहीं रहेगा, शरीर में आलस नहीं रहेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि आपको अपना काम करने के लिए समय ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 4 बजे उठते हैं सुबह या 5 बजे उठते हैं तो आपको कितने घंटे ज़्यादा मिले, और आप 12 बजे अगर दोपहर में सो के उठे तो 7 घंटे आपके तो सोने में चले गए, जिनमें आपको काम करना चाहिए। तो हम लोगों की जो परंपराएं हैं, इनकी वैज्ञानिक महत्व क्या है? अब देखिए इसका वैज्ञानिक महत्व देखिए। सूर्योदय के समय उठना, आम आदमी को ये बात पता है कि सूर्य के प्रकाश में अगर आप जाते हैं तो विटामिन डी मिलती है। बिल्कुल, डॉक्टर कह रहे हैं आज तो पूरी दुनिया में लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। और भारत में तो एक बड़ा हिस्सा हाँ दुनिया में इसलिए है कि लोग मतलब कुछ में धूप नहीं आती, डायरेक्ट सनलाइट के उसमें नहीं आते हैं। फ्लैट सिस्टम है जहाँ
15 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल कौन जाएगा छत पे? मैदान में बच्चे खेलने नहीं जाते, वो मोबाइल और कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, ठीक है, घर के अंदर बंद है। मैदान में खेलने जाते थे तो व्यायाम भी होता था और उस जो है आपको धूप भी मिलती थी। तो एक तो वो, लेकिन ये विज्ञान भी ये कहता है कि ये विटामिन डी आपको दिन में नहीं मिलेगी, दोपहर में सूर्य में आप घूमते रहिए, उससे विटामिन डी नहीं मिलेगी, वो सूर्य की किरणें आपकी त्वचा को नुकसान करेंगी। हाँ, उसमें तो उसमें ये सुबह का जो प्रकाश होता है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय का समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें अगर आप बैठते हैं तो भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलती है। और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से अच्छा है कि आप सुबह धूप में बैठिए। सप्लीमेंट तो आपको नुकसान ही करेगा, उसके साइड इफेक्ट ही होंगे। अब और एक वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो शरीर की सर्केडियन रिद्म होती है वो संतुलित रहती है। जो आलस और ये सारी चीजें है ना, ये बैलेंस करने का काम करती हैं। दूसरी देखिए, हम लोगों की यहाँ सबसे अच्छी आदत क्या थी, हालांकि अब भी लोग उसकी नकल करने लगे, फिर से करने लगे, बच्चे हालांकि भूल गए हैं, हर समय चप्पल पहने रहने की आदत हो गई। आप जो है चप्पल पहन के चलते हैं, और ये सारा क्या है कि ये सारी संस्कृति इसलिए बदल रही है, बिगड़ रही है, इसके लिए जो भौतिकतावादी युग है ना, भौतिकतावादी आते हैं, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ की एक परंपरा थी, और है, परंपरा थी क्या अभी भी है, बहुत से लोग करते हैं लेकिन ज़्यादातर युवा नहीं करते हैं, कि नंगे पैर घूमना, और उसमें भी विशेष रूप से अगर घास मिल जाए तो सोने में सुहागा है। आज विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है, और मेडिकल साइंस भी, डॉक्टर्स भी आपको ये कहते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई अगर कुछ समस्याएं आपको हैं, तो आपको नंगे पैर घास पे चलना चाहिए। अब देखिए इसका साइंटिफिक क्या होता है कि नंगे पैर चलने से ग्राउंडिंग होती है, अर्थ से कनेक्शन होता है, जो शरीर में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को संतुलित करता है, और इससे क्या है कि आपका तनाव, स्ट्रेस कम होगा, आपको जो फिजिकली आप एनर्जेटिक अपने को महसूस करेंगे। तो नंगे पैर चलना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं चलते हैं। आज तो नहीं, जूते पहन के, घर के अंदर भी जूते पहन के रखते हैं। हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में, भोजन जो है वो छुरी काटे और चम्मच वाला सिस्टम नहीं है, वेस्टर्न स्टाइल। हाँ, हाथ से खाना खाने का है। हाथ से खाना खाने के लिए उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब आप हाथ से खाना खाते हैं तो ये जो नर्व्स होती हैं ये सक्रिय होती हैं, और ये नर्व्स एंडिंग बोली जाती है, तो ये आपकी सक्रिय होती है। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन जगहों पे, हाथ के हथेलियों में, जो ये पोर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे ऊर्जा का बहुत बड़ा वो होता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की आप नज़र उतारते हैं, जो भी उतारता है हाथ से, तो इस तरीके से उतारता है, यहाँ से, ये पोर जो है ना, इससे एनर्जी फ्लो होती है। छिड़काव भी जो करते हैं वो इसी से किया जाता है, हथेली में लेके छिड़काव नहीं किया जाता है। घरों के अंदर या आप कहीं भी करेंगे, अगर गंगा जल छिड़कना है या कोई भी तरह, तो लेंगे यहाँ पे और इससे छिड़केंगे, तो ये जो है ऊर्जा का बहुत ऊर्जा का स्रोत होता है। एक ये फायदा होता है, आपकी नर्व एंडिंग जो है वो सक्रिय होती है, और उससे क्या होता है, और फील भी होता है कि आप खाना खा रहे हैं, मतलब दिमाग और जो शरीर है, हाँ, वो भी कनेक्शन करता है, मतलब जिसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। नर्व सक्रिय होती हैं, उससे क्या होता है कि आपका पाचन तंत्र सही रहता है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है कि छुरी कांटे से लोग खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें। और हमारे यहाँ जो है परंपरा में खाने की बात चल रही, तो आपने देखा होगा कि भोजन को बैठ के, जमीन पे बैठ के पालथी मार के करना चाहिए। एक आसन जो पालथी मार के, हाँ, वो भी एक आसन है, योग है। आज विज्ञान भी इस बात को कहता है कि उस आसन के साथ अगर आप बैठते हैं और भोजन करते हैं, तो भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो बहुत सहज और स्वाभाविक होती है। हमारे यहाँ मना किया जाता है कि खड़े खड़े भोजन मत कीजिए, दौड़ते भागते भोजन मत कीजिए। आज स्थिति ये है कि एक हाथ मुंह में है और एक हाथ मोबाइल में है, और अभी दौड़ खाना खा, ऑफिस की देर है, आदमी भाग रहा है मेट्रो में, रोटी का गोल उसका गोल बना के खाया, और मोबाइल। हाथ से खाने में क्या है कि आपका कंसंट्रेशन वहीं पे रहता है। बिल्कुल।
आप देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी वैसी तो नहीं कि इसमें चली जा रही है। हाँ, वो भी यार दूसरी बात, वो एनर्जी भी आपके साथ हाँ, खाने के साथ वो एनर्जी तो बता ही दिया मैंने, और ये अतिरिक्त चीज़ें बता रहे हैं। और जब आप जो है भागम भाग में खा रहे हैं, कांटे चम्मच से खा रहे हैं, तो आप कांटा डाला, चम्मच डाला वहाँ पे, और उससे जो है आपने मुंह में रखा और आपने देखा ही नहीं क्या उसके साथ कोई छोटा मोटा कीट भी अगर है वो भी चला भी है, कंकर है, कोई भी चीज़ कोई भी चली चीज़ गई। है। तो ये जो परंपराएं, इनके सबके वैज्ञानिक कारण हमारी सनातन परंपरा में जो है नमस्ते करने की परंपरा है, किसी को मिलती है। बिल्कुल, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। सारी दुनिया आज हमें फॉलो कर रही है, ठीक है, कोरोना के बाद से कर रही है। कोरोना में सबने ताली बजाना सिखा दिया, ठीक है। दोनों हाथ की जब हम हथेलियों को इस तरीके से जोड़ के नमस्ते करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय होता है। ये साइंस का मानना है, बिल्कुल, साइंस भी ये कहता है। और इससे क्या होता है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका सांस्कृतिक या पौराणिक अगर उसका रहस्य देखें तो उससे क्या है कि ये आपके अहंकार को नष्ट करने वाला है, आपको विनम्रता देता है, प्रदान करने वाला है। आप कि आप किसी को जब हाथ किसी के साथ हाथ जोड़ के करिए नमस्ते और करेंगे किसी को जेब में हाथ डाल के नमस्ते बोलिए, हाँ, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दोनों में अंतर में खुद समझ में आएगा, आपको अहंकार और एक विनम्रता। ऐसे एक हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग पीतल या तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं। बिल्कुल, गांव में तो पीते थे, आज भी पीते हैं। हाँ, कुछ नहीं है तो अगर मान लो इतने ग्लास नहीं है कि भाई पीतल बड़ा महंगा हो गया, इतने ग्लास नहीं पीतल के हैं, तो जिसमें पानी रखा जा रहा है जो कलश है, हाँ, वो पीतल का ही होगा, ताकि उससे या तांबे का होगा। इसमें क्या होता है कि ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपके डाइजेशन को और मेटाबॉलिज्म को ये एक्टिव करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तांबे और पीतल के बर्तन में अगर आप रखा हुआ पानी पीते हैं तो उसमें एंटी माइक्रोबियल गुण आ जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक। तो कोशिश करिए कि वो इस बहाने जो रसायन है, केमिकल है, जो खनिज है, वो भी हमारे शरीर में चला भी आता है। लोग चांदी के गिलास में भी पीते हैं, तमाम टोटके भी चांदी के गिलास में होते हैं पानी में, क्योंकि चांदी को जो है चंद्रमा का माना जाता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये साइंटिफिक चीज़ें बता रहे हैं आपको। अब हमारे यहाँ परंपरा है कि आपने देखा होगा कि हम लोग भोजन करने से पहले हाथ पैर जरूर धोते हैं, हाथ पाँव धो के, मुँह हाथ धो के फिर बैठते हैं, तब बैठते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा में, अंग्रेजों में नहीं है, अंग्रेजों ने बिगाड़ा है। वेस्टर्न स्टाइल में ये सब नहीं है, पश्चिमी पाश्चात्य शैली में कुछ नहीं। प्लेट उठाया, कांटा चाकू उठाया, खाना शुरू। आजकल के बच्चों में वही पाश्चात्य सभ्यता प्रवेश कर रही है। क्या होता है, ऑफिस से आए घर, हाथ पैर धोना दूर, बैठ गए। कॉलेज से आए, हाथ पैर धोना वहाँ, बैठ गए, क्योंकि चम्मच से खा रहे साहब। अब देखिए क्या होता है ना, जब आप प्रकृति के विपरीत बिल्कुल जाने लगते हैं ना, तो प्रकृति आपको संदेश देती है। वो तो होता है। कोरोना के माध्यम ने प्रकृति ने आपको संदेश दिया, आपको पुरानी जड़ों पे वापस लौटने को मजबूर कर दिया कि भाई साहब बिना हाथ पैर धोए कुछ मत कीजिए। हाँ, कर दिया ना। और डॉक्टरों ने फिर तो मैंडेटरी हो गया कि हाथ पांव धो के खाइए। ये किसने? ये डॉक्टरों ने कर दिया। दिन भर हाथ पांव धोइए, दिन भर हाथ पैर धोइए। ये किसने किया? ये डॉक्टरों ने भी, साइंस ने भी कर दिया। तो ये तो हम पहले से कह रहे थे। हाँ, तो प्रकृति क्या है, संदेश देती है। प्रकृति पर जब आप बहुत ज़्यादा उल्लंघन करते हैं तो वो संदेश देती है, और उसने कोरोना के माध्यम से आपको संदेश दिया। और आज ये स्थिति हो गई कि इस मामले में कि हाथ पैर धोने की आदत लोगों की पड़ गई है, जो कि छूट चुकी थी। इससे क्या होता है, देखिए इसका साइंटिफिक क्या है कि एक तो ये जो आपके बैक्टीरिया वायरस आपके हाथों में जो इधर उधर आप दिन भर रहते हैं या तमाम चीज़ों को छूते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं, एक तो वो बैक्टीरिया वायरस आपके ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे क्या है कि जब आप ठंडे पानी से हाथ धो या गर्म पानी से, गुनगुने पानी से हाथ धो, तो आपका क्या होता है कि पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है और शरीर में ब्लड का फ्लो जो है वो भी तेजी के साथ सक्रिय होता है। तो इसलिए भोजन से पहले हमेशा हाथ पैर धो के बैठना चाहिए। हमारे यहाँ जो है दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से होती है। अब योग और प्राणायाम के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया भर को पता है कि योग और प्राणायाम से जो है आपकी मानसिक स्थिति संतुलित होती है, तनाव आपका ख़त्म होता है, आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं, और प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है। आप
देखिए फिर वही चीज आएगी लौट के, फिर मैं वही कहूंगा कि प्रकृति ने फिर उस चीज की तरफ धकेला। पूरी दुनिया को कहा कि प्रकृति की तरफ। कोरोना के टाइम पे चूंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ लंग्स पे हुआ, फेफड़ों पे हुआ क्या कि आप प्राणायाम कीजिए या आप जो है योग कीजिए, इस नाक से सांस लीजिए, उससे निकालिए, इससे लीजिए, उससे निकालिए, मतलब उससे संबंधित सबने पूरी दुनिया में कहा, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया करने लगी। आज हमारी इसी शैली को पूरी दुनिया अपना रही है। अब देखिए एक क्रिया होती है जो हमारे यहाँ लोगों की आदतों में शुमार है, पुराने लोगों में थी, नए लोगों को जानकारी नहीं। त्राटक बहुत ही अच्छी चीज है, बच्चों के लिए विशेषकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है त्राटक क्रिया। इसको करके देखिए, मैंने खुद की, और इसमें आपको आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों फायदे होते हैं। त्राटक क्रिया करने के लिए कैसे की जाती है कि एक छोटा सा कमरा, अगर छोटी सी जगह पे जो चारों तरफ से बंद हो, जिसमें हवा नहीं आ रही हो, एक मोमबत्ती को आप अंधेरा हो या मोमबत्ती को आप जला लीजिए, हवा नहीं आनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। मोमबत्ती को जला लिया या दीपक जला दिया, जैसे जो आपको सूट करे, उसको जो है उसकी बाहरी लो को आपको आंखों से देखना है। मतलब उसको आंखों की लेवल पर ऐसे ऊंचे स्थान पर रखिए। हाँ, और उसकी जो लौ है उसको आप एक किरण की तरह देखना है। आंख से आपको इतनी आंख बंद कर देनी है, हल्के से देखना है कि उसकी किरण बन जाए। नहीं किरण नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें आप क्या, और उसके बीच की दूरी जो है वो भी 5 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो बिल्कुल नज़दीक से नहीं, 5 फीट से ज़्यादा दूरी पे आप बैठिए, सामने रखिए, आप आंखों से देखते रहिए, आप खुली आंखों से देखिए, बंद आंख करके नहीं, खुली आंख से देखना है। आंख छोटा सा कम, कुछ नहीं करना है, आप खुली आंख से देखिए। खुली आंख से आप जब देखेंगे तो आपको लौ दिखाई पड़ेगी, बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और मेरा ये दावा है कि क्योंकि शुरू में आप बहुत जल्दी आपकी आंखें थक जाएंगी, आंखों में दर्द होने लगेगा, आंखों से पानी आने लगेगा, आंसू आने लगेगा, क्योंकि पलक नहीं झपकाना है आपको। ऐसा नहीं कि बार बार आप पलक झपका के कर रहे हैं, एक टक देखना है। धीमे धीमे अभ्यास जब करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा और आपकी आदत में आ जाएगा, तो आपको उसमें तमाम प्रकृति के दर्शन होंगे उस लो के अंदर। ये मेरी गारंटी है, दावा है इस चीज़ का। अब देखिए, ये तो इसका आध्यात्मिक फायदा है क्या इससे कि ये आपकी सबसे बड़ी चीज़ आंखों की एक तो रोशनी को बढ़ाता है, और दूसरे बच्चों की जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकाग्रता होती है, ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, ध्यान केंद्रित करने की, उस क्षमता में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है बच्चों के लिए। इसको करें, अभ्यास करेंगे, धीमे धीमे अभ्यास करेंगे, शुरू टाइम बढ़ता चला जाएगा। करना उतनी देर है जितनी देर की आपकी मतलब आपकी आंखों को ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आंखों को परेशानी हो रही, रोक दो, कोई बात नहीं, अभ्यास से थोड़ा थोड़ा बढ़ा। हाँ, वो तो रोज होता है, रोज होता है। किसी दिन आपने 1 मिनट किया, फिर 2 मिनट किया, फिर 3 मिनट किया, उसको समय आप बढ़ाते रहिए। अब देखिए, ये त्राटक की क्रिया है। एक हमारे यहाँ क्या होता है कि हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में जो है परंपराओं में है हमारी, तुलसी और नीम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। साइंस भी आज इस चीज़ को मानता है कि तुलसी जो है वो एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। मैंने इस पर एक रिसर्च पेपर भी बनाया था जी, और वो इटली में पब्लिश हुआ, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, और ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि तुलसी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल। कोरोना के समय तो डॉक्टरों ने कहा कि तुलसी का जल पीजिए या अपनी चाय में तुलसी डालिए। तुलसी डाल नहीं, जिन लोगों ने तुलसी का सेवन किया, और तुलसी के आयुर्वेदिक देखिए बहुत उसके फायदे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है, बिल्कुल, और शरीर को तमाम रोगों से, तुलसी और नीम दोनों आपको बचा। आप नीम के पत्ते अपने पानी में डाल दीजिए और उस पानी को दिन भर पीजिए। क्योंकि देखिए, ये तो डॉक्टरी का आयुर्वेदिक, इसका आयुर्वेदिक बहुत फायदा है, ये फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा कि इनके क्या क्या आयुर्वेदिक फायदे हैं। लेकिन कुल मिला के क्या है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको, आपको ये रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाते हैं। तो आप क्या कि कम से कम बच्चों को, अगर मतलब बहुत से बच्चे आजकल चाय नहीं पीते, तो सुबह सुबह तुलसी के 2-3 दल मुंह में रख के, पत्तियाँ रख के चबा जाए, है ना। आजकल मार्केट में तुलसी का रस भी आता है, बिल्कुल सब तो आता है, उसकी जो है टैबलेट भी आने लगी। हाँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे यहाँ की और परंपरा है कि सूर्य को अब जल नहा के और जल अर्पित कीजिए। तो देखिए, एक तो ये आध्यात्मिक है कि भगवान की आराधना कर रहे हैं, हमको मानसिक शांति मिल रही है, तनाव मिल रहा है, और तमाम और चीज़ें हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मानसिक शांति मिलती है, आपके रुके हुए काम होते हैं, आपका दुश्मन परास्त होता है। आदित्य स्रोत का पाठ किया था राम जी ने,
भगवान राम ने बिल्कुल। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो वो आदित्य स्रोत किसका है? सूर्य का ही। तो सूर्य के उसके आध्यात्मिक लाभ हैं, लेकिन देखिए वैज्ञानिक चीज़ों से मैं जोड़ रहा था, तो वैज्ञानिक इसके जो रीजन है जी। वो वैज्ञानिक रीजन क्या है कि इससे वही पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इससे विटामिन डी। हाँ, आप और सूर्य को जल चढ़ाने का एक तरीका होता है कि आप जो है नंगे बदन हो, हाँ, ताकि विटामिन डी आपको शरीर को मिले और विटामिन डी, और इससे क्या है कि आपकी आंखों को भी सूर्य की तरफ जब आप करते हैं तो वो एक तरीके से त्राटक हो जाता है, थोड़ी तरफ देखते हैं। और बड़ी चीज़ बताऊं मैं आपको कि अगर आप सूर्य की तरफ देख के और आंख बंद कर रहे हैं, आंख बंद करके देख रहे हैं, और अगर आपको डार्क लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, गहरा लाल रंग, तो आप ये मान लीजिए कि आपके शरीर की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत अच्छी है। और अगर कहीं उसमें धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, कालापन दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझिए कि नेगेटिविटी का आपके शरीर में असर है। फिर आप और काम करिए। हाँ, फिर आप ये मतलब ये मैं दूसरी चीज़ बता रहा था। दूसरे क्या है कि व्रत रखने की, हमारे यहाँ व्रत रखे जाते हैं, व्रत की एक परंपरा है, फास्ट है। तो आज मेडिकल साइंस भी ये बात कहती है कि सप्ताह में एक दिन जो है व्रत रखना चाहिए। इससे एक तो पूरा शरीर जो है डिटॉक्स होता है। और हमारे यहाँ तो हमारे ऋषियों मुनियों ने तो ऐसी चीज़ें बना रखी हैं कि नवरात्रि के 9 दिन कर दिए उन्होंने व्रत, तो 9 दिन में तो बिल्कुल ही पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। और साल में 2 बार आप 9 दिन रह लिए तो आपका साइकिल पूरा ठीक ठाक हो गया। दूसरे क्या है कि हमारे त्यौहार जो है वो संधिकाल में, ऋतुओं के संधिकाल के दौरान ज़्यादा होते हैं और उनमें व्रत का दृढ़ता से पालन किया जाता है। तो व्रत संधिकाल के दौरान हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस समय जो है वो व्रत बड़ा काम की चीज़ है। शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन तंत्र जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको आराम मिलता है और मेटाबॉलिज्म भी आपकी बेहतर होती है। तो इसका साइंटिफिक रीजन है। तो सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में आपको व्रत रखना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग पुष्प और अगरबत्ती का करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये मानसिक शांति प्रदान करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और सुगंध जो है, जो स्मेल जो है अगरबत्ती की, वो तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी ये प्राचीन भारतीय पारंपरिक गतिविधियां हैं, हम अपनी दिनचर्या में इनको शामिल कर लें, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने बता ही दिया, तो इनका पालन करने से हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से। और आपको ये चीज़, ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, ये आपके रूटीन काम है कि बिस्तर से अपने आपको उठना है, थोड़ी देर रुक के आपको धरती माता को नमस्ते कर देना है, सूर्य भगवान को नमस्ते करना है, जल अर्पित करना है, तुलसी अगर कहीं मिल जाए 2 पत्ते आप, इसमें मैं बताऊं, ये सब रूटीन के काम है। ये वैज्ञानिक के साथ साथ इस तरीके के क्रियाकलाप करने से, और अगर माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों में आते आती, तो वो अपनी सनातन की संस्कृति की जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। उसका और आप स्वस्थ भी रहते हैं, मन से, तन से। उसका वो मतलब ऐसे बच्चों में अलग ही तेज देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और हमने देखा भी है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो अपनी परंपराओं से जुड़े होते हैं, उन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। जो बच्चे आश्रम में रहते हैं, आप आश्रम के बच्चों को देख लीजिए और एक मल्टी स्टोरी फ्लैट के बच्चे को देख लीजिए, एक ही उम्र के बच्चे को अंतर। और जबकि खाना आपके बच्चा ज़्यादा पौष्टिक खा रहा होगा, वो सादा खाना खा रहे हैं, लेकिन आप उसके चेहरे का तेज देखिए और इन बच्चों का देखिए, तो ये इन्हीं सब आदतों की वजह से। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा बातें बताई। अगर हमने अपने जीवन में उनको अगर 50% भी अगर हमने लागू कर दी तो जीवन सफल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज टिप्स क्या है, क्योंकि आप ऐसा टिप्स बताते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या, हमारी परेशानी है, उसको मैं आपको छोटा सा टिप्स बताता हूँ कि मैंने आपको घड़ी के बारे में बताया, आपको मैंने कपूर के बारे में बताया, मैंने आपको नमक के बारे में बताया। आज मैं आपको बताता हूँ कि अमूमन आपने देखा होगा कि आपका जो मेन गेट होता है घर के प्रवेश करने के लिए, उसके बाहर लोग चप्पल रखते हैं। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है। दूसरे, कूड़े का जो डस्टबिन होती है वो भी वहीं रखी होती है। हाँ, जो हमारा मुख्य द्वार है ना, प्रवेश द्वार, वो लक्ष्मी का गेट भी होता है। हाँ, और वही प्रॉब्लम होती है, लक्ष्मी वहाँ से आती है ना। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया, पुराणों में लिखा हुआ है, हर आदमी को लक्ष्मी की जरूरत है। तो कृपया करके आपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए, तोरण द्वार लगाइए, रंगोली बनाई जाती है, इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। मैंने उस दिन बताई थी आपको, जो छोटी छोटी घंटियाँ होती हैं, आप घंटी, एक छोटी सी घंटी घर के दरवाजे पे जरूर टांगिए, ठीक है। तो और ये डस्टबिन रखना, घर के बाहर जूता चप्पल रखना, या जूते चप्पल को बिखरा के रखना, या कुछ और कूड़ा करकट रखना, घर के मुख्य द्वार को साफ रखना चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन में इन सब बातों को आप अपनाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी और आपकी प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए ताकि उनके अंदर हमारे सनातन के गुण आ सके। हमारा छोटा सा प्रयास है ये। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि हम कोई वीडियो आपके लिए बनाएं तो उसका विषय भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जरूर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इंतजार करिए और कल हम एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।